गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति पर आगे बात करेंगे। नेचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम पर आगे बात करेंगे। अपने पिछले व्याख्यान में भी मैंने आपको यह बताया था कि भारतीय संविधान ने संघीय व्यवस्था तो अपनाई है, लेकिन उन्होंने जो संघीय व्यवस्था अपनाई है उसमें उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को अपनाया है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो भारत जो है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है। बहुत सारी इधर विविधताएं पाई जाती हैं और चूंकि वो एक विशाल देश भी है, तो इन सब के कारण जो था संविधान निर्माता जो थे उन्होंने संघात्मक व्यवस्था को अपनाना ही इधर उपयुक्त समझा। लेकिन वो इस बात को भी जानते थे कि अगर केंद्रीय सत्ता दुर्बल हुई तो भारत की एकता और अखंडता को खतरा रहेगा। साथ ही साथ जो उस समय की परिस्थितियां थी तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में संघात्मक व्यवस्था तो अपनाई जाए, लेकिन संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ केंद्र को जो है अधिक शक्तिशाली बनाने का जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस चीज़ का जो है प्रयत्न किया। इसलिए भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ अनेक एकात्मक लक्षणों को भी देखा जा सकता है। इन एकात्मक लक्षणों के कारण ही जो है चाको का मत है कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया यह शरीर से तो संघात्मक है, किंतु इसकी जो आत्मा है वह एकात्मक है, या जो हम कहते हैं कि इसको क्वासी फेडरल या क्वासी यूनिटरी भी कहा जाता है कि यह एक ऐसी संघीय व्यवस्था है जिसमें कुछ एकात्मक लक्षण हैं। तो आज हम भारतीय संविधान के जो एकात्मक लक्षण हैं उस पर परिचर्चा करेंगे। अगर हम भारतीय संविधान के अंदर उपस्थित एकात्मक लक्षणों की बात करें तो हम पहला ये देखेंगे कि जो शक्ति का विभाजन है केंद्र और राज्य के मध्य है, ये शक्ति का विभाजन जो है केंद्र के पक्ष में है। हम देखें कि केंद्रीय सूची के अंदर 99 विषय हैं, राज्य सूची के अंदर मात्र 61 विषय हैं और समवर्ती सूची के अंदर 51 विषय है। केंद्रीय सूची पर कौन कानून बनाएगा? संघीय सरकार। समवर्ती सूची पर भी कौन कानून बनाएगा? राज्य और समवर्ती सरकार। ये जो राज्य सूची है केवल उसी पर जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। अगर समवर्ती सूची पर, जैसा मैंने आपको कहा कि संघ और राज्य दोनों को ही कानून निर्माण की शक्ति है, लेकिन अगर दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में कॉन्ट्रडिक्शन पाया गया तो उस केस में जो संघीय सरकार है उसका ही कानून जो है मान्य होगा। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर जो है समवर्ती सूची के अंदर केवल 2 ही विषय रखे गए हैं। फिर मोरोवर जो अवशेष शक्तियां हैं वह भी केंद्रीय सरकार के पास है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पूरी तरह से केंद्र के पक्ष में है। और जो कानून बनाने का जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो जो है एक सशक्त केंद्र की ओर ही जो है इशारा करती है। दूसरी हम विशेषता की बात करें तो वो है एक हरी नागरिकता। प्राय जितने भी संघीय व्यवस्थाएं होती हैं उसमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है। जैसे अमेरिका के अंदर वहाँ के जो नागरिक हैं उनके पास एक तो नागरिकता होती है अमेरिका की और दूसरी नागरिकता होती है जिस राज्य में वह रहते हैं उसकी। किंतु भारत ने जो है भारत की एकता को ध्यान में रखते हुए केवल एक हरी नागरिकता की बात की है, यानी भारत के जो नागरिक हैं उन्हें केवल जो है भारत की ही नागरिकता की व्यवस्था है। उन्हें उनके जिस राज्य में वह निवास करते हैं उसकी नागरिकता उन्हें नहीं दी गई। अगली हम विशेषता की बात करें तो हमारे यहाँ संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान जो है बनाया गया है। एक ही संविधान है जिसने कि संघ और राज्य
दोनों की ही शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। दोनों की जो पावर्स है, उनके जो कार्यक्षेत्र है, ये इसी संविधान के अंतर्गत लिखे गए हैं। इवन राज्य की भी जो पावर्स है या राज्य के संबंध में भी जो प्रावधान है, वो सब इसी संविधान में लिखे गए हैं। प्राय जो संघात्मक व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ राज्यों के लिए और संघ के लिए जो है संविधान वह अलग अलग होता है। पहले जम्मू और कश्मीर के लिए तो अलग संविधान का प्रावधान था, लेकिन अब इस प्रावधान को भी जो है वो समाप्त कर दिया गया है। अगली हम एकात्मक जो है विशेषताओं की बात करें भारतीय संविधान के अंदर, तो वो है एकीकृत न्याय व्यवस्था। जो यूजुअली जो संघीय व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रावधान होता है। सेंटर के लिए अलग एक सुप्रीम कोर्ट होती है और राज्य की जो है वो अलग कोर्ट होती है। यह जो राज्य की कोर्ट्स जो होती है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आती, किंतु भारत ने जो है, भारत के संविधान निर्माताओं ने एकीकृत न्याय व्यवस्थाओं को जो है अपनाया है, जिसमें टॉप पे तो जो है सर्वोच्च न्यायालय है और इस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही राज्यों की जो उच्च न्यायालय है वह कार्य करती है। इन जो उच्च न्यायालयों का निर्माण और गठन है, वह भी संघीय सत्ता के द्वारा ही जो है वो किया गया है। अपील भी अगर जो है इंडिया के अंदर हाई कोर्ट के विरुद्ध जो है अपील, वह भी जो है सुप्रीम कोर्ट में कर दी जा सकती है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है वह सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी है। तो हमारे यहाँ जो पूरा अगर मैं बात करूँ जुडिशियल सिस्टम है, वो एकीकृत है। जो अगला एकात्मक लक्षण है भारतीय संविधान में, वो है कि संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। भारतीय संविधान का अगर अनुच्छेद 3 देखा जाए तो उसमें संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य से उसके किसी भी हिस्से को अलग कर 2 या अधिक राज्यों का निर्माण कर सकती है। वह 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को कम या उसे बढ़ा सकती है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए वह राज्य से, जो संघीय सरकार है, वो राज्य से राय तो लेती है, लेकिन उस राय को मानना या ना मानना ये पूरी तरह से संघीय सरकार की इच्छा पर ही जो है निर्भर करता है। अगर हम देखें भारत में, तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था, चाहे वो 1956 का पूरा जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स था, जिसमें 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो बने, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने, 66 में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य बने, और आज भी जो है समय समय पर जो है संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। अगले एकात्मक लक्षण की बात करें तो भारतीय संविधान जो है संकट काल में पूरी तरह से एकात्मक बन जाता है। भारतीय संविधान निर्माता जो थे वह ये चाहते थे कि संकटकालीन जब भी परिस्थितियाँ हो तो जो भारतीय संघवाद है वह पूरी तरह से एकात्मक रूप ले ले। अगर हम देखें तो संविधान के जो अनुच्छेद है, आपातकालीन अनुच्छेद, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, जैसे ही राष्ट्रपति इनके अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करेगा तो यह जो है संघवाद की जगह हमारा जो संविधान है भारत का, वह एकात्मक व्यवस्था का रूप ले लेगा। जैसे अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने की स्थिति में राज्य सूची के सभी विषय संसद के नियंत्रण में आ जाएंगे और राज्य विधानसभाएं हैं उनकी जो स्थिति है वो संसद के नीचे आ जाएगी। उसी तरह से जो है राज्यों में संविधान की विफलता होने की स्थिति में आर्टिकल 356
लागू कर दिया जाता है, जिसमें कि उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो है राज्यों का जो शासन है वो पूरी तरह से संघीय सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। आर्टिकल 360 जिसमें कि जो है वित्तीय आपातकाल की बात है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि इमरजेंसी की समय जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इमरजेंसी लागू होने की घोषणा के साथ साथ जो पूरा जो भारतीय संघीय व्यवस्था है वह एकात्मक में परिवर्तित हो जाएगी। फिर इमरजेंसी में तो पूरी तरह से एकात्मक हो जाएगी, लेकिन सामान्य काल में भी जो है संघीय सरकार के पास जो है एक्स्ट्रा पावर्स है। जैसे इवन अगर मैं बात करूं सामान्य काल में, तो अनुच्छेद 249 के अनुसार जो है संघीय सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। कब? यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके जो है राज्य सूची के विषय पर को ये कह दे कि यह इस पर संसद कानून बना सकती है, तो उस विषय पर जो है संसद जो है कानून बना सकती है। फिर अगर जो है बहुत सारे बिल्स ऐसे होते हैं जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, उन जो विधेयक है उनको जो है गवर्नर रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट के जो है कंसेंट के लिए। फिर कुछ बिल जो है स्टेट्स के अंदर वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ ही जो है इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य कि इमरजेंसी प्रोविज़न में तो जो है हमारा केंद्र जो है वो तो शक्तिशाली हो ही जाएगा, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ विषय जो है वो बिना राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति के राज्य विधानसभाओं में आ ही नहीं सकते, जैसे राज्यों के मध्य व्यापार संबंधी विधेयक, या कुछ विषयों पर जो है राज्यपाल हस्ताक्षर करने के से पहले जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक समझता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने जो है बहुत सारे प्रावधान ऐसे रखे हैं जिसमें कि मूलभूत विषयों में एकरूपता या एकीकृत व्यवस्था की बात कही गई है। जैसे हमने बात की थी, न्यायपालिका को एकीकृत स्वरूप दिया गया है। फौजदारी और दीवानी जो कानून है उनके मामलों जो है उनके जो भी कानून है वो सेंटर और स्टेट में समान है। फिर इसी के साथ साथ जो भारत के अंदर जो अखिल भारतीय सर्विसेज है जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, उसका भी जो है वह भी एकीकृत है। हमने जो है एक ही प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया है। राज्य के जो प्रशासन के जो शीर्ष पद होते हैं उसमें अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं जो राज्य सेवाओं के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन जो है राज्य को प्रदान करते हैं। संघीय सरकार के नियंत्रण में रहते हुए भी ये वेतन व भत्ते राज्य के राजस्व से प्राप्त करते हैं। तो ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं जिनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो कि हम IAS ऑफिसर्स कहते हैं, ये भी जो है यूजुअली किसी फेडरल सिस्टम में पाया नहीं जाता, लेकिन भारत में संविधान निर्माता चूँकि पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है एक कॉमन रखना चाहते थे, तो ये जो हाई ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से जो है संघीय सरकार का राज्य प्रशासन पर जो है इनडायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल स्टैब्लिश करने की बात भी उन्होंने की है। इसी के साथ साथ भारत में जो है एक ही चुनाव आयोग है, यही जो इलेक्शन कमीशन है ये संघीय सरकार और राज्य का दोनों का चुनाव जो है ये वही कराता है। इसी के साथ साथ राज्यों के जो लेखा जोखा है इनका भी जो काम है ये भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसी के द्वारा जो है ये किया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट विषय है उसके भी संदर्भ में संविधान निर्माताओं द्वारा जो है एक यूनिफॉर्म सिस्टम अपनाया गया है।
नेक्स्ट की हम बात करें कि जो राज्यपाल होता है राज्यों का, उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के अंदर अगर हम बात करें प्रमुख कौन होता है, वो होता है राज्यपाल। तो ये जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हालांकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि राज्यपाल से कि वो जो है केवल मात्र अगर हम कहें तो ये रियल पावर्स एक्सरसाइज नहीं करेगा और ये जो है राज्य के हेड के रूप में ही काम करेगा। लेकिन ये प्राय देखा गया है कि ये जो राज्यपाल है ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में जो है ज़्यादा कार्य करता है। और फिर मोरोवर कि केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति है, यह राज्यपाल की नियुक्ति संघीय जो सिद्धांत है उसके जो है अनुकूल नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि ये जो राज्यपाल है ये राज्य के हित में ना काम करके केंद्र के अगर मैं बात करूं प्रतिनिधि या केंद्र के एजेंट के रूप में ही काम करता है और इस राज्यपाल के माध्यम से जो है संघीय सरकार राज्यों पर नियंत्रण भी रखती है। नेक्स्ट कि राज्यसभा में भारत में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। यूजुअली जो फेडरल सिस्टम्स होते हैं, चाहे हम अमेरिकी का बात करें या स्विट्ज़रलैंड की बात करें, वहाँ के जो अपर हाउस हैं, जैसे अमेरिका के अंदर सेनेट या स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो उनकी राष्ट्रीय परिषद है, ये जो अपर हाउस होते हैं इनमें राज्यों के समान प्रतिनिधित्व होता है, चाहे वो स्टेट छोटा हो चाहे वो स्टेट बड़ा हो, लेकिन अपर हाउस के अंदर उनको समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। किंतु भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व जो है दिया नहीं गया है। हमारे यहाँ जो है जनसंख्या के आधार पर जो है उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्यों और नागालैंड से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में जो है बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से भी बात करें तो जो राज्य है वो केंद्र पर ही निर्भर है। जो इकाइयाँ हैं वह इकोनॉमिकली दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो आत्मनिर्भर नहीं हैं, इसीलिए उन्हें जो है अपने सामाजिक आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय अनुदान पर वह डिपेंडेंट रहते हैं। राज्यों का जो अपने आय का जो सोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। अब जब केंद्र सरकार उन्हें सहायता देती है तो उनकी जो डिपेंडेंसी है या उन पर जो कंट्रोल है केंद्र सरकार का वो भी बढ़ जाता है और इस कारण जो है राज्यों की जो स्थिति है वो अधीनस्थ जैसी हो जाती है। फिर अगर हम संविधान के संशोधन की भी बात करें तो उसमें भी जो है संघ के पास अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। भारत के अंदर जो है आर्टिकल 368 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को देखें तो कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिन्हें कि संसद के साधारण बहुमत से ही पारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इनके लिए तो कोई संसद का विशिष्ट बहुमत की भी आवश्यकता नहीं है, केवल संसद के साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से ही उन्हें संशोधित किया जा सकता है। मतलब जैसे संसद के साधारण बहुमत से किसी कानून का निर्माण होता है, उसी प्रकार से जो है संसद के साधारण बहुमत से संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। कुछ अगर मैं बात करूं, कुछ प्रावधानों में संसद का जो है विशिष्ट बहुमत, जिससे कि हम 2/3 बहुमत कहते हैं, उसमें जो है संविधान में संशोधन इस विशिष्ट बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। यानी अगर कुछ संविधान के कुछ प्रावधान में अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के केवल वही पाठ
जो कि फेडरलिज्म से कंसर्न है, उसी में ही राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता की बात की गई है। बाकी और किसी भी अगर हम बात करें और किसी भी संविधान में संशोधन करना है, संविधान के किसी भी प्रावधानों में संशोधन करना है, तो उसमें जो है राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति नहीं है। केवल कुछ ही प्रावधानों के अंतर्गत ये कहा गया है कि वह संसद के विशिष्ट बहुमत और उसी के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति के बाद ही उनमें संशोधन किया जा सकता है। तो कहने का क्या मतलब है कि राज्यों की जो स्थिति है संविधान में संशोधन करने की, वो बहुत ही, अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ही लिमिटेड है, सीमित है। फिर अंतर्राज्यीय परिषद या क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करें तो संविधान का जो अनुच्छेद 263 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है इंटर स्टेट काउंसिल की नियुक्ति करता है, जिसका क्या काम है कि राज्यों में के आपस में जो भी डिस्प्यूट्स है उनकी जांच करना और उनके जो कॉमन इंटरेस्ट है उन विषयों पर जो है बातचीत करना। उसी के साथ साथ 56 के अंतर्गत जो है क्षेत्रीय परिषदों का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, ये जो क्षेत्रीय परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद है, ये इनका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। और ये जो परिषदें हैं ये राज्यों के में जो है कोऑर्डिनेशन या समन्वय के लिए कार्य करती हैं। फिर दूसरी चीज, हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है उसके अंदर दो तरह की इकाइयाँ हैं। पहली तो है स्टेट्स और दूसरी है संघीय क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज। जो राज्य हैं, मतलब मैंने आपको दो तरह की इकाइयाँ बताई, राज्य और संघीय क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज। राज्य जो हैं वो तो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, लेकिन जहाँ तक अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज के संदर्भ में जो है केंद्र के पास उनको नियंत्रण करने के लिए प्रभावशाली शक्तियाँ हैं। और इन जो यूनियन टेरिटरीज़ है उनमें जो प्रशासन की सहायता के लिए जो है राष्ट्रपति द्वारा एलजी या मतलब उसकी नियुक्ति की जाती है। और कई बार ये भी देखा गया है कि इसकी इन जो अधिकारी नियुक्त करते हैं उसके माध्यम से वो पूरी तरह से जो यूनियन टेरिटरीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वह पूरी तरह से जो है संघीय सरकार के नियंत्रण में जो है आता है। ठीक है, तो आज हमने जो है संविधान के अंतर्गत क्या प्रावधान दिए गए हैं जिसमें कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी ये चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की जो है स्थापना की जाए। उम्मीद करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।